फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक करियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में जो है पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, इस वीडियो में मुख्य 30 प्रश्न आपके लेके चलेंगे। ये जो पेपर या जो भी मैं करा रहा हूँ वो 2017 में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 20 जनवरी 1950 ईस्वी को या 25 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को। बताइए कब। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित मिशन नारायण दत्त में गाया गया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अजमेर में जो है पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? अजमेर में। तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर में 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है। किसका है? ब्रह्मा जी का मंदिर। और कहीं पूजा नहीं होती ब्रह्मा जी की। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पर तार्किक पूर्णिमा को मेला लगता है। कब? तार्किक पूर्णिमा को मेला लगता है। इसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। कौन सी झील है? यहाँ पर पुष्कर झील है। इस समय यहाँ पर पशु मेला आयोजित किया जाता है। हर साल कार्तिक महीने में लगने वाला पुष्कर ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया में अलग ही पहचान दी है। मेले के समय पुष्कर में कई राजस्थानी संस्कृतियों का मिलन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कई सांस्कृतिक प्रोग्राम राजस्थानी लोग करते हैं। ठीक है, इस वाले मेले में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA, UVB, अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं वो A है, B है या C है? तो आपको बता दें कि 3 भागों में ये किरणों को बांटा गया है। यहाँ पर ऑप्शन C हो जाएगा। UVC जो है अधिक क्या होती है? आपकी हानिकारक होती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः उनके तरंग दैर्ध्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, UVA, UVB तथा UVC। इन किरणों में UVC जो है सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंचती हैं। क्या होता है? क्योंकि इनका अवशोषण जो है ओजोन परत या हमारे वायुमंडल के ऊपरी परत पर ओजोन परत है, वो क्या होती है, उसको वहीं पर A और B को दोनों को क्या कर देती है? ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो A और B जो है क्या त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और B से जीवधारियों में जो है निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जीवधारियों में जो है अल्ट्रावायलेट जो B ऑप्शन होता है, B किरण होती है, उनसे कौन सा जो है प्रभाव पड़ता है? तो जीन परिवर्तन, त्वचा कैंसर, प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना, पौधों की वृद्धि में रुकावट, मोतियाबिंद, सनबर्न आदि। इस तरीके से क्या होता है, UV जो B होती है जीवधारियों में जो है प्रभाव पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैवमंडल का कौन सा अजैविक घटक नहीं है? बताइए। प्रोटीन, वसा, कवक, फास्फोरस? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ता के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा उनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण है मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक पदार्थ,
नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी क्या होते हैं? अजैविक घटक होते हैं। और जैविक घटक आपको क्या होते हैं? तो वो उत्पादक होते हैं। ठीक है, उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर पर अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो जैविक घटक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है गिरसेर। गिरसेर परियोजना अवस्थित है कहाँ पर? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो गिरसेर परियोजना जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गिरसेर परियोजना जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। अब आप सोच रहे होंगे गिरसेर परियोजना है क्या? तो एशियाई सिंहों का घर यानी कि होम ऑफ एशियाटिक लॉइन, एशियाटिक लॉइन जो है की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य, जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, में गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की क्या है बताइए? केंद्र सरकार की जो है मदद से प्रारंभ की गई यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है WWF से आशय है। WWF क्या होता है बताइए? उसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो वर्ल्ड वाइड फंड या वर्ल्ड वॉर फंड या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा WWF जो है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, तो WW से आशय क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्यजीव कोष है। सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष WWF की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड के स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा है। क्या है? ज्वाइंट पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखती है तथा उसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा NGO को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 127 है गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमायनी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है, जो भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर वह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है। सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी जो है एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है बताइए? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। यह बोर्ड जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं को रोकथाम नियंत्रण के लिए सलाह देता है और मंत्रालय के तकनीकी सेवा प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में। कहाँ पर? एंडीज में। कोटोपैक्सी एक जागृत सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? आपको बताना है। बताइए, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु?
तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र जो है आंसर सी हो जाएगा। तो तिब्बत की सांगपो नदी जो है भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमांगयुंग डंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर, भारत में 1346 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इसी नदी पर स्थित है। माजुली जो है इसी नदी पर स्थित है। क्या है? माजुली एक द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 131, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी और शाकाहारी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मांसाहारी जो है घासी भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पर इसे देख सकते हैं, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घास स्थलीय परिस्थिति तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम, घास से टिड्डा को जो है मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, सर्प गिद्ध खा जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो उत्पादक क्या हो गया? घास हो गया। टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता मेढक, तृतीय उपभोक्ता सर्प और गिद्ध जो है मांसाहारी हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक तरीके से जो है चित्र के अनुसार दर्शाया गया है। घास को कौन खाता है? घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। ठीक है, तो टिड्डा को कौन खाता है? टिड्डे को जो है मेढक खाता है, मेढक सांप खा जाता है, सांप को बाज खाता है, बाज को कवक खाते हैं, कवक जो अपकटक होते हैं। ठीक है, तो कवक से फिर घास होती है, घास से फिर टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से सांप, सांप से बाज। इस तरीके से ये जो है चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो उपभोक्ता क्या हो गया? बाज हो गए, अपघटक क्या हो गए? कवक हो गए। ठीक है, और उत्पादक जो है आपके घास हो गई। ठीक है, पर इसमें एक चीज़ जो है नई है, यहाँ पर जो आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी माना है, यानी कि जीवाणु। क्या माना है? जीवाणु जो है इसका आंसर माना है। तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो है आपके, वैसे तो मांसाहारी होते हैं, पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको जीवाणु आंसर माना है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है कौन सा है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बद्ध मंडल, आयन मंडल। तो सबसे नीचे क्या होता है? क्षोभ मंडल। ठीक है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो है पृथ्वी तल के नज़दीक है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस आदि इसी मंडल में घटित होती हैं। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.5 सेंटीमीटर की दर से घटता जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्षोभमंडल जो है वायुमंडल का प्रमुख स्तर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है कितने हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 जो है क्या होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य क्या होता है? अंग होता है, और एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका जो है इसमें 15 सदस्य होते हैं, और जिसमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य निम्न हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, 10 इसी प्रकार अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें आपका भारत भी अभी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में अवस्थित है। इसमें 1958 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। किसमें? तो 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए।
तो ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्य प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का एक मात्र स्रोत है। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है, अतः इसे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा को सहायता से हरे पौधे प्रकाश में संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोशिकीय श्वसन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर अगला है 136। एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। आंसर हो जाएगा ए। एगमार्क का संबंध जो है गुणवत्ता से है। एगमार्क एक प्रमाणिक चिन्ह है। एगमार्क एक प्रमाणिक चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पाद पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस मार्क के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता पर विश्वास कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 136 है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित हैं। इनमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी दक्षिणी 24 परगना में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई जा गई है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी? ब्लैक फुट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1960, 1962, 1972, 1975। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1972 में जो है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर अगला है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आवशन, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन। ऑप्शन सी आपको पता है, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध में स्टेटोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले कैसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। दूध को स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस के द्वारा 40 से 60 अंश सेंटीग्रेड पर जमाकर ईस्ट द्वारा आंशिक किण्वन कराया जाता है, तो पोषक पदार्थ दही यानी कि दही जो है प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? आपको बताना है किस संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूएसएसआर। देखिए तो 14 इसका ऑप्शन कैसे हो जाएगा? सी डी ऑप्शन। सोवियत संघ रूस, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। ठीक है। इसे संविधान के भाग 4
के का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिकों को पालन करना चाहिए। अब 11 से घटकर जो है आपकी कम रह गई है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो था पहले वो हटा दिया गया है, अब उसको क्या कर दिया गया है, मौलिक अधिकार की जगह उसको संविधान अधिकार, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार आपका हटा दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उत्तरी तारे को जो है ध्रुव तारा कहा जाता है। किसको? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। तो जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है, ठीक है, तथा उत्तरी ध्रुव को ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारक समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे की ध्रुव तारा कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? 1972 में, 73 में, 81 में या 85 में? बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1973 में जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व है। भारत में अभी 49 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व 48वां तथा ओरेंग टाइगर रिजर्व 49वां है, जो असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर? उत्तराखंड में जो है आपकी फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी भारत की एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के चामोली जिले के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। किसने? यूनेस्को ने। अगला क्वेश्चन है, ये एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206 या 175? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती हैं, जबकि शिशुअवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी? 300 अस्थियां पाई जाती हैं शिशुअवस्था में। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। बताइए कहाँ पर? ये न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पर? नीदरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन होता है? जल NADP या NADP H2 CO2 या CO2 तथा जल CO2 प्लस NADPH? बताइए किसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण तथा NADP का अपचयन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण की अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। इस अभिक्रिया में जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन होता है तथा हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। H2 इक्वल, यानी कि ऊर्जा देने पर यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अलग निकलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीकरण प्रकाश अभिक्रिया में उत्पन्न अणुओं की संचित ऊर्जा का उपयोग क्रिया के अगले चरण प्रकाशित अभिक्रिया में CO2 तथा H2O से ग्लूकोज के संश्लेषण में होता है। साथ ही इस प्रक्रिया में अवमुक्त हाइड्रोजन आयन निकोटिन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP क्या है? निकोटिन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट अणु का अपचयन करके NADP अनऑक्सीकृत बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, NADP का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, उसमें हाइड्रोजन आयन जो था वो मिल गया है। अतः प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय
चरण के दौरान जल H2O का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 147। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला से चलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। एलपीजी क्या है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला गैस है। यही असत्य हो जाएगा, यानी कि सत्य नहीं है। ठीक है, इसका मतलब असत्य है। यहाँ पर देख सकते हैं एलपीजी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है, ये एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन कार्बनों का मिश्रण होता है। इन्हीं हाइड्रोकार्बनों गैसों को द्रवीभूत कर सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है, अतः इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एथिल मार्केप्टर यानी कि C2H5SH जो है इसमें नामक पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे एलपीजी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान 55,000 kg यानी किलोग्राम रहती है। यह नीले ज्वाला के साथ जलता है और यह सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, सबसे गर्म भाग होता है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या रॉबर्ट हुक की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन की प्रजातियों की उत्पत्ति जो है एक रचना है, चार्ल्स डार्विन। प्रजातियों की जो है उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मकर रेखा है 23 से 1/2 अंश, 23 से 1/2 अंश नॉर्थ, 23 से 1/2 अंश साउथ, 23 अंश साउथ। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 23 से 1/2, यानी कि साउथ अंश पर जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अंश अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 अंश अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति, और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। तो ये आपका वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। बताइए जेनेवा में, हैंग में या न्यूयॉर्क में या पेरिस में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, हैंग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय अवस्थित कहाँ है? हैंग में। ठीक है, इसका हैंग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैंग यानी कि नीदरलैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि यानी कि जैसे हमारे यहाँ संविधान है, वहाँ पर संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।